हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण एंड ओबिसिटी यानी मोटापे के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की। माल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज इम्बैलेंस बिटवीन द बॉडीज नीड एंड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच कैन लीड टू न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। अर्थात माल न्यूट्रिशन वो कंडीशन है जिसमें कि बॉडी की आवश्यकता और जो ग्रहण किए गए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, जिसका फलस्वरूप न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स यानी पोषण संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। द टर्म माल न्यूट्रिशन जनरली रेफर्स बोथ टू अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, जो कि माल न्यूट्रिशन के टाइप्स भी है। दो टाइप्स होते हैं माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के। नंबर 1 अंडर न्यूट्रिशन और नंबर 2 ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन वो कंडीशन है जिसके अंतर्गत जो पोषक पदार्थ होते हैं वो शरीर में आवश्यकता से कम मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं। और ओवर न्यूट्रिशन वो कंडीशन है जिस कंडीशन में जो पोषक पदार्थ है वो शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्रहण किए जाते हैं। जब हमने संतुलित आहार के बारे में अध्ययन किया तो हमने जाना कि स्वस्थ शरीर के लिए जो पोषक पदार्थ निश्चित अनुपात में या शरीर की आवश्यकता का अनुरूप भोजन में होना आवश्यक होता है। लेकिन अगर किसी कारण से हमें जितनी मात्रा में पोषक पदार्थ चाहिए उतना हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में कुपोषण हो जाता है, जिसको माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम बच्चों में कुपोषण के कारण और उसका क्या आउटकम होता है, रिजल्ट क्या होता है, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। जो बेसिक कारण होते हैं कुपोषण के वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है, नेचर, टेक्नोलॉजी और पीपल। वो काउंट करते हैं पॉलिटिकल, कल्चरल, सांस्कृतिक, रिलीजियस, धार्मिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और सोशल सिस्टम को। इस सोशल सिस्टम में जो महिलाएं होती है और बच्चे होते हैं उनकी स्थिति और उनके जो अधिकार है वो भी शामिल होते हैं। इसके फलस्वरूप जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, आर्थिक हो या ऑर्गेनाइजेशनल, उनकी क्वांटिटी यानी मात्रा और क्वालिटी यानी उनकी गुणात्मकता दोनों ही कंट्रोल होती है। और इसके फलस्वरूप इसका फलस्वरूप होता है अंडरलाइंग कोजेस। जो अंडरलाइंग कोजेस है वो है एक तो हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी यानी परिवार में जो खाद्य सुरक्षा है वो, उसके अलावा मैटरनल या चाइल्ड केयर, जो माता या बच्चे की जो केयर होती है परिवार में वो चीज़, और हेल्थ सर्विसेज एक्सेस या हेल्दी एनवायरनमेंट। ये जो हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी और मैटरनल चाइल्ड केयर है ये कोज करती है, अगर ये इनके अच्छे से केयर नहीं हो रही है या फूड सिक्योरिटी नहीं है तो उसके फलस्वरूप इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक यानी जो भोजन के रूप में जो अच्छे पोषक पदार्थ या उचित मात्रा में पोषक पदार्थ ग्रहण नहीं किए जाते हैं। दूसरा जो मैटरनल और चाइल्ड केयर अगर अच्छे से नहीं हो रही है और हेल्थ सर्विसेज की एक्सेस नहीं है तो वो रिजल्ट होती है, उसका फलस्वरूप होती है डिजीज़, रोग। और जो इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, जो अपर्याप्त मात्रा में जो पोषक पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं, डिजीज होते हैं, उसका फलस्वरूप क्या होता है कि जो चाइल्ड एंड मैटरनल अंडरवेट वाली कंडीशन हो जाती है, यानी बच्चे का और माता का जो वेट होता है वो कम हो जाता है। और इसका जो आउटकम होता है, जो लास्ट रिजल्ट होता है वो होती है प्री मैच्योर डेथ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चाइल्ड malnutrition है, बच्चों में जो कुपोषण है, उसके कारक विभिन्न है। और अगर उनको प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दिया जाता है, पोषण का ध्यान नहीं दिया जाता तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट प्रीमेच्योर डेथ में निकलता है। अब हम बात करते हैं कि जो पोषक पदार्थ, जो आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं, जिसका फलस्वरूप कुपोषण होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। अगर भोजन में प्रोटीन की कमी है
तो प्रोटीन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं क्वाशिरकर डिजीज़। और जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज भी अगर कम मात्रा में ग्रहण की जाती है, आवश्यकता से कम मात्रा में, तो उसका रिजल्ट होता है मेरेस्मस, और मेरेस्मस के फलस्वरूप एक ये रोगजनक कंडीशन है जिसमें कि वेट लॉस वाली स्थिति हो जाती है। और अगर किसी बच्चे को या बड़े को क्वाशिरकर डिजीज़ है तो उसको मीट, बटर, मिल्क और एग देना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा कुपोषण की स्थिति में अगर विटामिन की कमी हो रही है तो विटामिन की कमी से अलग अलग प्रकार के जो विटामिन है उनकी डेफिशिएंसी या कमी से अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर विटामिन ए की कमी है भोजन में तो उसके फलस्वरूप रातौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस वाली कंडीशन हो जाती है। कुपोषण के बाद हम बात करते हैं ओबेसिटी या मोटापे की। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ फैट आर 12 to 18% इन मेन एंड 18 to 24% फॉर वीमेन। जो शरीर का जो भार होता है उसका 12 से 18% फैट होना चाहिए मनुष्य में, वहाँ तक नॉर्मल है, और 18 से 24% महिलाओं में तो वहाँ तक नॉर्मल होता है। लेकिन अगर बॉडी वेट का 20%, मोर देन 20% अगर बॉडी वेट अगर मेन में है फैट की वजह से, और महिला में 25% से अधिक फैट की वजह से वेट है, तो फिर वो कंडीशन ओबेसिटी या मोटापा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्वेटर इंडेक्स या BMI which correlates to body fat is the body weight in kilogram divided by the square of the height, and the normal value for this index is 20 to 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। जब शरीर का जो भार होता है जिसको किलोग्राम में लेते हैं उसको हाइट जो मीटर में होती है उसका स्क्वायर से अगर डिवाइड किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है उसको क्वाड्रेटिक इंडेक्स या BMI बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। और जो इंडेक्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, सामान्य जो उसका मूल्य होता है वो है 20 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। द बैलेंस बिटवीन कैलोरी इंटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर डिटरमाइंस ए पर्सनस वेट। हम कितनी कैलोरी ग्रहण कर रहे हैं और कितना हम खर्च कर रहे हैं, ये चीज़ निश्चित करती है कि मोटापा हुआ या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैलोरीज अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं बजाय जितना हम बर्न करने के, यानी जितना हम खर्च नहीं कर रहे हैं कैलोरी उससे अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं, तो इसके फलस्वरूप वेट गेन होगा, यानी भार में बढ़ोतरी होगी। और उसके उल्टा अगर क्या है कि जितनी कैलोरी चाहिए, जितना हम बर्न कर रहे हैं उससे अगर कम मात्रा में कैलोरी ग्रहण की जाती है तो उसका रिजल्ट होता है कि भार या वेट बॉडी का कम हो जाता है। इसका बाद हम बात करते हैं मेन कॉजेज ऑफ ओबेसिटी की। जो मोटापे के जो कारण है मेन वो क्या है। तो पहला और जो कारण है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी शारीरिक निष्क्रियता। जो लोग ज़्यादातर बैठे रहने का कार्य करते हैं, जो फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, वो डेफिनेटली उनकी कैलोरीज कम बर्न होती है, वो कम मात्रा में ऊर्जा यूज में लेते हैं, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो फैट के रूप में जमा हो जाती है। दूसरा कारण है ओवर ईटिंग, यानी आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना। और जब ओवर ईटिंग होती है, खासकर जब डाइट जो खाना खा रहे हैं उसमें अगर फैट अधिक हो, जो कि जनरली फास्ट फूड में, फ्राइड फूड में या स्वीट में, इनमें हाई एनर्जी डेंसिटी वाले फूड होते हैं, अगर इस प्रकार का फूड ग्रहण किया जाता है तो निश्चित रूप से वो बॉडी वेट को बढ़ाते हैं। तीसरा जो कारण है मेडिकेशंस, यानी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनको लेने से वेट बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, एंटी डिप्रेसेंट, यानी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई ली जाती है। उसके अलावा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं और कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोन, और ब्लड प्रेशर और को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन, और एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं वो बॉडी के वेट को बढ़ाने का कार्य करते हैं।
एक और जो कारण है मेन वो जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता। अगर किसी व्यक्ति के एक या दोनों पेरेंट्स का भार अधिक होता है, उनमें मोटापा होता है, तो चांसेस होते हैं कि बच्चे का भी भार अधिक हो जाएगा। जेनेटिक्स ऑल्सो अफेक्ट्स हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन फैट रेगुलेशन। जो आनुवंशिकी होती है वो जो शरीर में जो फैट का रेगुलेशन होता है, नियमन, उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल जो ओबेसिटी है वो लेप्टिन डेफिशिएंसी के फलस्वरूप भी होती है। ये लेप्टिन क्या है कि लेप्टिन एक हार्मोन है जो कि फैट सेल्स और प्लेसेंटा द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। और जो लेप्टिन कंट्रोल्स वेट बाय सिग्नलिंग द ब्रेन टू ईट लेस व्हेन बॉडी फैट स्टोर्स आर टू हाई। अगर शरीर में वसा का स्टोर काफ़ी अधिक होता है तो लेप्टिन जो होता है हार्मोन वो ब्रेन को सिग्नल देता है कम खाने के लिए, ठीक है, जिसका फलस्वरूप वेट ज़्यादा गेन नहीं होता है। अगर किसी कारण से लेप्टिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा होता है या लेप्टिन ब्रेन को कम खाने के लिए सिग्नल नहीं दे पाता है तो उसके फलस्वरूप मोटापा बढ़ जाता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी होती है, जो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जब वो बोर हो रहे हों या उदास हो या स्ट्रेस में हो या एंगर में हो, गुस्से में हो, तो वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके फलस्वरूप शरीर का भार बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉयडिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और कुशिंग्स सिंड्रोम। ये कुछ रोग हैं जिसके फलस्वरूप शरीर का भार बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। मोटापे के कारण के बाद हम बात करते हैं कि मोटापा या ओबेसिटी के फलस्वरूप कौन से रोग हो जाते हैं या किस प्रकार के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क होता है मोटापे का वो होता है हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक्स। क्योंकि मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, असामान्य होता है। और ये जो दोनों कंडीशन होती है वो बहुत रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए और हार्ट अटैक के लिए। सेकंड जो रोगजनक कंडीशन है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। क्योंकि जो ओबेसिटी या मोटापा होता है वो इंसुलिन द्वारा जो शुगर का कंट्रोल होता है उसको प्रभावित करता है। इसके फलस्वरूप शरीर में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है और उसका रिजल्ट निकलता है डायबिटीज़ के रूप में। तीसरी कंडीशन होती है कुछ कैंसर्स, फॉर एग्जांपल यूट्रस, सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, ओवरी, ब्रेस्ट, कोलन, रेक्टम, इसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, किडनी और प्रोस्टेट से संबंधित कैंसर मोटापे की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो जाती है क्योंकि मोटापे की वजह से जो हार्ट बर्न और गॉल ब्लैडर के संबंधित डिजीज़ या लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा स्लीप एपनिया वो कंडीशन है जिसमें क्या है कि मोटापे की वजह से जब सोते टाइम जो ब्रीथिंग रुक जाती है या स्टार्ट होती है, इस कंडीशन को कहते हैं स्लीप एपनिया। और एक और जो रोगजनक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस वो कंडीशन जिसमें क्या है कि मोटापे की वजह से जो शरीर के वो जॉइंट जहाँ पे कि शरीर का भार पड़ता है उन पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इनकी वजह से अल्टीमेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण होता है, उसकी वजह से भी कुछ डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं और ओवर ईटिंग की वजह से अगर मोटापा हो रहा है तो मोटापा भी काफ़ी कुछ बीमारियों के लिए कारण हो सकता है।